हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जो था वो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लगभग 321 ईसा पूर्व में हुआ था। 321 ईसा पूर्व में। और यह कब तक कायम रहा? तो 187 321 से 187 ईसा पूर्व तक रहा। ये कैसे स्टार्ट हुआ था दोस्तों? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। कैसे स्टार्ट हुआ? जो नंद वंश के घनानंद अंतिम शासक हुए उसको पराजित करके, कौन पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की फिर स्थापना किया। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो साहित्यिक स्रोत, ये दो स्रोत में बांटा हुआ है। इसकी जानकारी एक तो साहित्यिक स्रोत से मिलती है और पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में कहाँ कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से, इंडिका से, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत से कहाँ कहाँ से मिलती है? तो अशोक के अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदमन अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये एक क्या किए थे? विस्तृत राज्य का स्थापना किए थे। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के क्या हुए? प्रथम शासक हुए तथा संस्थापक थे और संस्थापक भी थे। ये कब आए? 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके ये मगध का क्या बने? राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने क्या बनाया? अपना प्रधानमंत्री बनाया। और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य को। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य किससे शादी किए? घनानंद जिसको हराए उसी की बेटी किससे किए? घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किए। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त को क्या क्या नाम दिए थे दोस्तों? तो प्लूटोर्क, एंड्रोकोट्स और जस्टिन ने संड्रोकोट्स दिए थे। 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। कब बताया इनको? तो 1793 ईस्वी में। कौन बताया? सर विलियम जोन्स ने। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। कब? 305 ईस्वी में। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा विवाह किससे किए दोस्तों? जब 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर मगध पर आक्रमण कर दिया तो उन्हीं की बेटी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित कर दिया उस युद्ध से। और उसकी बेटी किससे शादी किए? तो उनकी पुत्री कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। पराजित होने के कारण सेल्यूकस निकेटर पराजित हुए। इसके कारण वे क्या किए? 4 प्रांत दिए। कौन कौन सा? तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। कितना हाथी सेल्यूकस निकेटर ने दिए? 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और अपने जो उनके राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर का, कौन राजदूत थे? मेगास्थनीस। उनको कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीस की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है दोस्तों? मेगास्थनीस की जो पुस्तक है इंडिका उसमें मिलती है। और मेगास्थनीस कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। जैन गुरु जो भद्रबाहु थे उनसे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? जैन धर्म को अपना लिए।
और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा वो क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार सेकंड में कौन बना, तो बिंदुसार। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो क्या है, 297 से इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना से कितना के बीच, 297 ईस्वी से 273 ईसा पूर्व के बीच में है। बिंदुसार कब बना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार उत्तराधिकारी बना दोस्तों। और इसकी माता का नाम क्या था, तो दुर्धरा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शादी किए थे उनसे, उनका बेटा कौन है, बिंदुसार, और बिंदुसार ही उनका उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त मौर्य के देहांत के बाद बिंदुसार बने और उनकी माता का नाम क्या था, तो दुर्धरा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, अमित्र घात भी कहा जाता है। और अमित्र घात का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शत्रुओं को नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस, किस में भेजे थे, अपना राजदूत बनके, अपना राजदूत डायमेकस को किस में, कहाँ भेजे थे, तो बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार क्या डिमांड किए थे दोस्तों, सीरिया के नरेश से, तो अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं क्या क्या, मीठी शराब और अंजीर, मीठी शराब और तथा अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को क्या किया, ठुकरा दिए। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। यूनानी दार्शनिक का उन्होंने क्या कहा कि क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार क्या था, आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया और उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। बिंदुसार के समय क्या हुआ दोस्तों, तक्षशिला में विद्रोह हो गया और उस समय जो तक्षशिला का राजकुमार था बिंदुसार का बड़ा बेटा कौन था, सुसीम, वो विद्रोह को दबाने में क्या रहा, असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय कहाँ के थे, राज्यपाल, अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। अशोक क्या किए, उस विद्रोह को दबाने में सफल रहे, उनका बिंदुसार का छोटा बेटा। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद क्या किया, अशोक मगध के सिंहासन पर बैठे। तो इस प्रकार तीसरा जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ, तो अशोक। अशोक का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड हुआ। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का जन्म कब हुआ था, 304 ईसा पूर्व में, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। तो अशोक ने राजा बनने के लिए क्या किया था दोस्तों, अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ, 269 ईस्वी में। अशोक की माँ का नाम क्या था, शुभद्रंगी था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। 8 वर्ष के बाद में अशोक ने क्या किया, 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय प्रवर्तित हो गया। दोस्तों कलिंग में जो युद्ध हुआ 261 में, उसको अशोक ने जीत लिया, लेकिन उसके बाद जो वहाँ का जो दृश्य था उसको देख के अशोक का मन क्या हुआ, परिवर्तित हो गया और अशोक का हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये युद्ध होने के बाद अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन दी, तो उपगुप्त ने दी थी। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा दोस्तों, श्रीलंका। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने क्या किया, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए
बराबर की पहाड़ियों में क्या किया, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये कैसा शासक था दोस्तों, पहला ऐसा शासक था जो क्या किया, अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। और अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी, प्राकृत, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। कौन कौन सा लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि में क्या आता है, यह अभिलेख भारत में मिले हैं। खरोष्टी लिपि कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में। अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिली है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता था दोस्तों, दाएं से बाएं और लिखा जाने वाला लिपि को खरोष्टी लिपि कहा जाता था। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता कब हासिल हुई थी, तो 1837 ईसा पूर्व में। कौन सबसे पहले पढ़ा था अशोक के अभिलेख को, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम, देव नाम, प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा। अशोक ने जितना भी जो अभिलेख, अधिकतर अभिलेख में क्या लिखा था, अपना नाम, देवनाम, प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, जो कि देवताओं का पसंद था। देवताओं के पसंद से वो लिखे थे, को क्या नाम से, देवनाम प्रियदर्शी। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मस्की, नेदर तथा उदेगोलन अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। कहाँ पे अशोक लिखा हुआ है दोस्तों, तो अशोक लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक की मस्की, नेदर तथा उदेगोलन अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम लिखा है। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में क्या मतलब क्या बताया है, तो खुद को मगध का सम्राट। अशोक की धम्म यात्रा, अशोक का धम्म यात्रा कैसा है, अशोक ने लोगों को नैतिकता सीखने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे क्या कहा जाता है, धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहें, व्यक्ति को जीवो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ये कौन बोला है दोस्तों, अशोक। अशोक की धम्म यात्रा में वर्णित है। अशोक के चतुर्दश अभिलेख क्या है, तो प्रथम शिलालेख में इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। किसमें, प्रथम शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख में है, इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा है। तृतीय शिलालेख में है, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी, राजुक, युक्तक तथा प्रादेशक का चर्चा किया गया है जो धम्म के प्रचार के लिए थे। चतुर्थ शिलालेख में है दोस्तों, इसमें वैरी घोष, युद्ध के स्थान पर धम्म घोष, बोध की नीति का चर्चा है। पांचवा शिलालेख इसे धम्म या महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। छठवां शिलालेख में है दोस्तों, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। सातवां शिलालेख है, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो 7वां शिलालेख। 8वां शिलालेख में वर्णित है, इसमें अशोक के धम्म की चर्चा है। धम्म का चर्चा जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष प्रारंभ होती है। धम्म कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, अशोक का धम्म चर्चा जो है वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ हुआ था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया में और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी। 9वां अभिलेख में है, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां अभिलेख में है दोस्तों, राजा वो अधिकारी हमसे प्रजा के हित में सोचे। और 11वां अभिलेख में है धम्म की व्याख्या। 12वां अभिलेख में है, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वां अभिलेख में है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो 13वां अभिलेख में क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा। 14वां अभिलेख में है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार इनका जो अभिलेख है दोस्तों, 14 अभिलेखों में अलग अलग हर एक अभिलेख में वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब